दो फेमस लाइंस हैं, इंसान जीने के लिए कमाता है ना कि कमाने के लिए जीता है, और दूसरी तरफ वर्क इज वर्शिप, वर्क इज लाइफ। आप बताइए दोनों में से कौन सी लाइन आपको ज़्यादा पसंद है। देखो आज के समय में ना एक डिबेट चल रही है। हाल ही में नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्होंने ना एक इंटरव्यू में ये बोला, भारत के यूथ को ना अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए और एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपने तर्क भी दिए। उन्होंने बोला कि अगर देखो इंडिया को सुपर पावर बनना है, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक, अगर इंडिया को चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में जो गैप है उसे फिल करना है, तो अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया जर्मनी और जापान का। जर्मनी और जापान दो ऐसे देश जो तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन दोनों देशों ने तेजी से रिकवरी की। इसके लिए नारायण मूर्ति बोलते हैं वहां पे देखो वर्क आवर्स एक्सटेंड किए गए थे, वहां के यूथ ने ना डेडिकेशन शो की अपने देश की प्रोग्रेस के प्रति। इसलिए आज इंडिया के यूथ को भी ना देश के प्रति अपनी डेडिकेशन शो करते हुए नेशन की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स ने नारायण मूर्ति के इस तर्क का समर्थन किया। सज्जन जिंदल जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि बात देखो यहाँ पे वर्किंग आवर्स की नहीं है, बात यहाँ पे डेडिकेशन है की है देश के प्रति। लेकिन देखो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका ये कहना है 70 घंटे एक हफ्ते में, इसका मतलब अगर हफ्ते में 5 वर्किंग डेज हैं तो एक दिन में 14 घंटे, और अगर 6 वर्किंग डेज हैं तो एक दिन में 11.5 आवर्स। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? क्योंकि देखो सबका घर ऑफिस के नज़दीक नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर ऑफिस से बहुत दूर होता है, आने जाने में भी समय लगता है। अगर इतना समय कोई ऑफिस में बिताएगा तो वो अपनी हॉबीज पे कैसे समय बिताएगा, परिवार के साथ कैसे समय बिताएगा? जब कोई पर्सन इतना काम करेगा तो फिर उस पर्सन से आप क्रिएटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमें देखना है तो आउटकम देखनी चाहिए ना, किसी पर्सन के काम की आउटकम कितनी आ रही है, ना कि ये हम देखें कि उस पर्सन ने काम कितने आवर्स किया है। हमें आउटकम पे ध्यान देना चाहिए। ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं 70 आवर्स पर वीक के इशू पर, इसके अगेंस्ट हम। लेकिन देखो एक बात आपको बोलूं, कुछ दिनों पहले ना एक और इशू उठा था, 4 दिनों का, मतलब एक हफ्ते में 4 वर्किंग डेज होने चाहिए। इंडिया में हालांकि ये डिबेट नहीं उठी, वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिबेट चल रही है कि एक हफ्ते में 4 वर्किंग डेज होने चाहिए, ताकि इंसान बाकी चीज़ों पे ध्यान दे। इसके आज के समय में बहुत सारी चीज़ें तो देखो मशीनों की सहायता से हो सकती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन बींग्स की जहाँ पे इंटरवेंशन है उसके लिए एक हफ्ते में 4 वर्किंग डेज सफिशिएंट है। वैसे आप बताइए इस लाइव डिबेट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एक हफ्ते में 70 वर्किंग आवर्स होने चाहिए? आप लोग तो देखो सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट हो, आपके लिए तो संडे की छुट्टी भी मायने नहीं रखती। लेकिन फिर भी आम जनता के लिए आपको क्या लगता है, कम वर्किंग आवर्स होने चाहिए या फिर 70 होने चाहिए? क्या वर्किंग आवर्स को देश की प्रोग्रेस से लिंक करना सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बढ़े हम उससे पहले नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखो आज काफ़ी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल है आईआर से संबंधित, कतर से संबंधित एक आर्टिकल है, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सजा दी गई है फांसी की। एक एथिक्स का टॉपिक हम पूरा निपटा देंगे, रोल ऑफ सोसाइटी इन द इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। देखो एथिक्स की ना मैंने एक बुक लिखी है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत मेहनत की है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप इवन सेल्फ स्टडी से भी एथिक्स आसानी से कवर कर सकते हो। और ये बुक मैं आपको दूंगा, मतलब पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। और कब दूंगा? ये मैं आपको दूंगा मेरे बर्थडे पे मैं गिफ्ट दूंगा आपको बहुत जल्द। अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा, मज़े आएंगे आपको, मतलब एथिक्स पूरा आपको कवर हो जाएगा। अब डिस्कशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ना ये मानना है कि ये जो हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है ना, इसका ईरान, चाइना, रशिया इन देशों को सपोर्ट था इस अटैक को। तीनों के अपने अपने
फायदे हैं हमास ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया है इससे। जैसे रशिया का देखिए, रशिया का सीधा सीधा फायदा है, आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज अभी यूक्रेन को बहुत मदद दे रही हैं, तो एकदम से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया, तो यूएसए यूक्रेन को मदद देना कम कर देगा, इजराइल को मदद देना स्टार्ट करेगा। ये रशिया की सोच है। पुतिन को ये लगता है दोनों फ्रंट्स पर एक साथ एक्टिव काम यूएसए के द्वारा नहीं किया जा सकता। इजराइल को मदद करेगा यूएसए तो यूक्रेन से ध्यान हट जाएगा, यूक्रेन को दी जाने वाली मदद कम हो जाएगी, यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। चाइना को यह लगता है अभी इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना को कंटेन किया जा रहा है ना, काफी सारे ग्रुप्स बनाए हैं यूएसए ने, जैसे क्वाड बनाया है, ओकस बनाया है। ओकस में 3 देश हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। क्वाड में 4 देश हैं, आपको पता है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के द्वारा बहुत सारी चीजें की जा रही हैं चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। इवन ताइवान को भी ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट यूएस प्रोवाइड कर रहा है ताकि चाइना ताइवान को अपने से इंटीग्रेट ना करे, ताइवान के ऊपर हमला ना कर दे। तो चाइना भी यही चाहता था कि एक और फ्रंट खुल गया तो यूएसए का जो ध्यान है वो इंडो पैसिफिक से हट जाएगा। और ईरान के अपने रीजन्स हैं इस अटैक से खुश होने के, उसके हाथ में तो एक और कार्ड लग गया है। अभी ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और ये यूएसए ने लगाए हैं। तो ईरान जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाजा पट्टी में हमास को कंट्रोल करता है और लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल करता है, दोनों के ऊपर पकड़ है ईरान की। तो ना ईरान यूएसए के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस हटाइए, हमारे फंड्स रिलीज कीजिए, अगर आप ऐसा करते हो तो हम युद्ध को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम होस्टेजेस छुड़वा सकते हैं हमास से। तो तीनों खुश हैं, ईरान, रशिया, चाइना, कहीं ना कहीं तीनों का सपोर्ट है हमास का जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है इसको, ऐसा कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को मानना है। और देखो ये भी लगता है रशिया, चाइना, ईरान को वेस्ट तो ना अभी डिक्लाइन कर रहा है, वेस्ट धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होगा। जैसे कोई पर्सन कोमा में चला जाता है ना और पता है कि अब कोमा से बाहर आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, अब उस पेशेंट की मौत होगी, तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। अब ये कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे। कल भी हमने इटली से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था और इनका ये भी मानना है ईरान, रशिया और चाइना का कि यूएसए ना एक साथ तीनों जगह पे ध्यान नहीं दे सकता, यूक्रेन पर, इजराइल पर और इंडो पैसिफिक रीजन पर, तीनों जगहों पर एक साथ ध्यान यूएसए नहीं दे सकता। तो ये हमने पूरे इशू का बैकग्राउंड समझ लिया। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं सी राजा मोहन, यूएसए एक ऐसा देश है जो एक ही समय पर ना तीनों काम कर सकता है, चल भी सकता है, च्युइंगम भी चबा सकता है और चलते चलते च्युइंगम चबाते चबाते सीटी भी बजा सकता है। तीनों काम यूएसए एक साथ कर सकता है। मतलब सी राजा मोहन के कहने का मतलब ये है यूएसए में देखो अभी भी बहुत सारी पावर है, यूएसए एक साथ तीनों जगहों पे ध्यान दे सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन में भी, इजराइल पर भी और यूक्रेन पर भी। अब एग्जाम्पल देते हैं राइटर कि देखो इंडो पैसिफिक रीजन में पिछले कुछ महीनों में यूएसए ने क्या क्या किया है। जापान को एंकरेज किया है चाइना के अगेंस्ट कि आप मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च करिए, अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर लीजिए चाइना के अगेंस्ट। यूएसए के 2 साथी देश हैं, एक जापान, दूसरा साउथ कोरिया, दोनों की आपस में थोड़ी कम बनती थी, दोनों के बीच रिश्तों को नॉर्मलाइज करवाने का काम किया है यूएसए ने ताकि दोनों एकजुट हो जाएं चाइना के अगेंस्ट। फिलीपींस के साथ में अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत किया है। वियतनाम, जिसके ऊपर तो यूएसए ने युद्ध किया था 1967 में, वियतनाम के साथ भी अपने रिश्तों को यूएसए ने और मजबूत कर लिया है, क्योंकि आज के समय में वियतनाम और चाइना की नहीं बनती। तो यूएसए को लगता है कि पुरानी बातों को भूल के वियतनाम को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि वियतनाम और चाइना की आपस में नहीं बनती। ओकस के बारे में मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनके साथ में यूएसए आया है, इस ग्रुप का निर्माण किया गया है, क्वाड को मजबूत किया है और सबसे लास्ट में इंडिया के साथ में अपने बायलैटरल टाइज को यूएसए ने और मजबूत किया है, ताइवान को अपने मिलिट्री सपोर्ट को एक्सपेंड किया है। तो ये सारे काम यूएसए ने किए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। दूसरे नंबर पे आप यूक्रेन फ्रंट की बात कीजिए।
शुरू में लगा था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, शुरू में लगा था कि 4 दिन के अंदर कीव पर यानी यूक्रेन की राजधानी पर रशिया का कब्जा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से अभी तक पिछले 1.5 सालों में हुआ क्या है आप देखिए। इवन न्यूट्रल कंट्रीज जैसे स्वीडन, फिनलैंड, ये रिलेटिवली न्यूट्रल कंट्री थे, बट ये भी नाटो में शामिल हो गए हैं। पूरा यूरोप जो पहले डिवाइडेड था रशिया को लेकर, यूरोप एकजुट हो गया है कि हां हमें रशिया से सुरक्षा चाहिए। रशिया के खिलाफ सारे लामबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। तो ये यूएसए ने कर दिखाया है पिछले कुछ महीनों में। इसके बाद आप तीसरे फ्रंट का देखिए, ईरान का। देखो मिडिल ईस्ट में ईरान के जो धुर विरोधी हैं ना, वो है सऊदी अरेबिया और इजराइल। दोनों को एकजुट करने की कगार पर था यूएसए। इसी बीच हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए अभी इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो उसके, लेकिन इजराइल और यूएई के बीच में ऑलरेडी यूएसए रिश्ते नॉर्मलाइज करवा चुका है। और ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, आइसोलेटेड है ईरान। ये सारे पॉइंट्स बताकर राइटर कहना चाहते हैं कि देखो यूएसए कमजोर नहीं हुआ है। आज के समय में यूएसए का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 24% है। यह बात सच है, वेस्टर्न कंट्रीज का शेयर ग्लोबल जीडीपी में कम हुआ है, लेकिन यूरोप के कंट्रीज का कम हुआ है। यूएसए का शेयर ग्लोबल जीडीपी में कम नहीं हुआ है। और चाइना की इकोनॉमी देखो स्लो डाउन कर गई है। माना बाउंस बैक कर सकती है चाइना की इकोनॉमी, लेकिन टाइम लगेगा। विभिन्न एक्सपर्ट्स का यह कहना कि आने वाले समय में चाइना की जो एग्रीगेट जीडीपी है वो यूएसए की एग्रीगेट जीडीपी को पीछे छोड़ देगी। अगर देखो ऐसा होगा भी ना, तो नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, इसमें बहुत समय लगेगा। मिलिट्री फ्रंट की बात कीजिए, यूएसए आज के समय में मिलिट्री पर जितना खर्च करता है ना, अगर लिस्ट में नीचे वाले 10 और कंट्रीज को के डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी जोड़ दिया जाए ना, तो भी यूएसए से कम ही होगा। समझ गए? जैसे लिस्ट बनाते हैं, पहले नंबर पे यूएसए सबसे ज्यादा खर्च करता है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। तो यूएसए एक तरफ, नीचे वाले 10 कंट्रीज एक तरफ, उन सब का सम भी कर दिया जाए तो भी यूएसए के डिफेंस एक्सपेंडिचर से कम ही मिलेगा। और यूएसए सुपर पावर है, क्योंकि देखो यूएसए के पास में ना सुपर पावर की तरह एक्ट करने की ना विल पावर भी है। कई देशों के पास में ना पावर होती है, लेकिन करेज नहीं होती। जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, यूएसए ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, तुरंत की तुरंत। तो इस प्रकार से तुरंत की तुरंत एक्ट करने की जो विल होती है ना, करेज होती है, वो हर किसी देश में नहीं होती है। राइटर और भी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, यूएसए एक्टिव हो गया पूरी तरह से। यूएसए के राष्ट्रपति, यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिशियल्स इजराइल में आए और यूएसए ने एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया इजराइल वार में। लेकिन आप रशिया चाइना का देखिए, करेज की कमी है, एकदम से गिनी चुनी स्टेटमेंट्स इमर्ज होकर आई। रशिया और चाइना से एग्रेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक देखो यूएसए अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में युद्ध नहीं रोक सका, मतलब ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज भी यूएसए के ज्यादा मजबूत रिश्ते हैं, एक तरफ इजराइल के साथ और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज के साथ में। ये रिश्ते रशिया और चाइना के अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत है, दोनों से, इजराइल से भी, अरब कंट्रीज से भी। अगर देखो यूएसए अभी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, यूएसए की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, तो देखो रशिया चाइना भी जूझ रहे हैं। रशिया और चाइना में दोनों जगह पे अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं। ये बेशक अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा लें, मतलब दिखाएं ना, बट देखो अंदर से ये देश खोखले हैं। एकदम से पुतिन मान लीजिए हट गए सत्ता से, या फिर सी जिनपिंग हट गए, तो फिर क्या होगा चाइना और रशिया का? क्योंकि जिनपिंग से पहले के जो लीडर्स थे ना, उतने अथॉरिटेरियन नहीं थे, और पुतिन तो कई सालों से सत्ता में है। पुतिन के सत्ता में आने के बाद ही रशिया एकदम से बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट हो गया। उससे पहले 90-91 में जब रशिया बना था ना, उसके बाद जो लीडर्स आए वो इतने एंटी वेस्ट नहीं थे। लेकिन पुतिन ने सत्ता संभाली तो उन्होंने ये सब बोलना स्टार्ट किया कि हम यूएसएसआर की खोई ग्लोरी को फिर से हासिल करेंगे, और एग्रेसिव हो गए। बट ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया दोनों देशों में पुतिन और जिनपिंग सर्वमान्य लीडर हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी में टकराव की खबरें आती रहती हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटा दिया कई दिनों के गायब रहने के बाद, फिर डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। इससे पता लगता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में टेंशंस हैं। लास्ट में देखो दो बातें बोली जाती हैं। यूएसए के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है सिस्टम ऑफ अलायंसेस का। यूएसए का ना अलायंस बहुत मजबूत है वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में, और यूएसए अलग अलग टेक्निक अपनाता है अलायंस बनाने के लिए। जैसे यूएसए बोल देगा कि जहां भी डेमोक्रेसी होगी हम सपोर्ट करेंगे। अब वैसे बोलने के लिए यूएसए बोल देता है जहां डेमोक्रेसी है हम सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली यूएसए देखता अपने इंटरेस्ट ही है। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, यहां पे थोड़ी ना डेमोक्रेसी है, लेकिन सपोर्ट करता है यूएसए इन रेजिम्स को। लेकिन यूं बोलने से कि जहां पे भी डेमोक्रेसी है हम सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो देश जिनकी थोड़ी सी भी नहीं बनती रशिया चाइना के साथ में, वो सारे देश ऑटोमेटिकली यूएसए के पास आ जाते हैं सुरक्षा के लिए। जो भी देश ऑटोमेटिकली परेशान है रशिया चाइना से, वो किसके पास जाएगा? यूएसए के पास ही आता है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के रिश्ते पहले यूएसए के साथ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन चाइना एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया यूएसए के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं। चाइना और रशिया के पास में अलायंस बनाने की इतनी जबरदस्त पावर नहीं है जितनी यूएसए के पास में है। सबसे लास्ट में देखो, रशिया चाइना कहने को दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यूएसए के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की बारी आएगी ना, तो रशिया चाइना दोनों अलग अलग अपनी अपनी टर्म्स पे खेलेंगे। रशिया अलग से अपनी बात मनवाना चाहेगा यूएसए से, और चाइना अलग से अपनी बात मनवाना चाहेगा। और पहले भी यूएसए ने ये कर दिखाया है। दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, कॉन्ट्राडिक्शंस जैसे वैसे कहने को दोनों दोस्त हैं, बट सेंट्रल एशिया में दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिसको लेकर दोनों देश आमने सामने आ सकते हैं। यूएसए उन कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज करना भी जानता है। तो कुल मिला के देखो, इस आर्टिकल में ना यूएसए की जबरदस्त तारीफ की गई है। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कतर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कतर देखो एक छोटा सा देश मिडिल ईस्ट में, मैप में देखिए इतना छोटा देश, हालांकि पैसे बहुत हैं, अमीर देश है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा इनकम 1 लाख है, और पॉपुलेशन बहुत ही कम, 27 लाख के आसपास। सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलता है कतर, रशिया के साथ, यूएसए के साथ, चाइना के साथ। वैसे अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, पूरी तरह से जाहिर तौर पे हमास के पक्ष में है और इजराइल के अगेंस्ट है। हमास का ऑफिस कतर में है। इसके अलावा तालिबान का ऑफिस भी कतर में था। जब तालिबान सत्ता में नहीं था, तालिबान अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, तब यहाँ पर टाक्स हुआ करती थी, एक तरफ तालिबान के बीच और दूसरी तरफ अफगान सरकार के बीच, या फिर यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच। मतलब छोटा सा देश है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। हुआ क्या, अभी इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने देखो रिटायरमेंट के बाद ना कतर में एक प्राइवेट काम लिया, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम अल दहार। अल दहार कंपनी के साथ में यहां पे देखो अल दहरा है, ये प्राइवेट कंपनी का नाम है अल दहरा, जिसको ज्वाइन किया इंडियन नेवी के इन 8 ऑफिसर्स ने रिटायरमेंट के बाद। अब देखो इस कंपनी का काम ये था, कतर ने एक सबमरीन परचेज की थी इटली से, तो इस सबमरीन का इंडक्शन होना था कतर की नेवी में। मतलब कतर की नेवी इस सबमरीन को अच्छे से यूज कर सके, उस काम में हेल्प किया जा रहा था अल दहरा कंपनी के द्वारा कतर को। और इसी प्राइवेट कंपनी में ये 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स काम कर रहे थे। लेकिन देखो कतर सरकार ने ना इंडियन नेवी के इन 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया अगस्त 2022 में। साफ तौर पे तो आरोप भी नहीं बताए, चार्जेस भी नहीं बताए कि इन 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन सोर्सेज ने यह जानकारी दी। कतर सरकार का आरोप है इन 8 ऑफिसर्स के ऊपर कि ये सबमरीन से संबंधित खुफिया जानकारी इजराइल को पास कर रहे थे। इजराइल को पास कर रहे थे ये रिटायर्ड ऑफिसर्स जानकारी, ऐसा कतर का आरोप है। तो अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जल्दबाजी में ट्रायल चला। पूरा ट्रायल जो है
वो एक मिस्ट्री है। मतलब पब्लिक में जानकारी नहीं दी गई कि क्या चार्जेस हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। मार्च 2023 में ट्रायल बिगिन हुआ था। 1 अक्टूबर को काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड की गई। कतर के द्वारा इंडियन एम्बेसडर मिले इन 8 ऑफिसर से, लेकिन 26 अक्टूबर को ऑर्डर आता है। कतर की जो कोर्ट है डेथ सेंटेंस देती है इन 8 के 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को। देखो ऐसा ही केस सामने आया था पाकिस्तान में। इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव, उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और बोल दिया कि ये इंडिया के लिए जासूसी कर रहे थे। हालांकि बहुत से लोगों ने बोला कि कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप किया गया पाकिस्तान के द्वारा और बलूचिस्तान में दिखाया गया। बट देखो केस सिमिलर है, फर्क इतना है पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो कतर के साथ इंडिया के रिश्ते ठीक ठाक हैं। ऑलमोस्ट 7 लाख इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो कतर में काम करते हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड से जितना लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है ना, उसमें से 40% तो अकेले कतर से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा कतर इंडिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्रेश फूड आइटम्स। मतलब इंडिया कतर का 30वें नंबर पे सबसे बड़ा सोर्स है इंपोर्ट का। जब देखो ब्लॉकेड लगा दिया सऊदी अरेबिया, यूएई ने, इन सब ने मिलकर कतर के अगेंस्ट 2017 में, फिर भी इंडिया ने कतर के साथ में अपनी गुडविल मेंटेन की और कतर को इंडिया ये रॉ मटेरियल देता रहा उस समय भी जब सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब देश कतर के अगेंस्ट हो गए थे। तो गुडविल तो ठीक ठाक है कतर और इंडिया के बीच में। हालांकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने एक जो स्टेटमेंट दी थी प्रोफेट मोहम्मद से संबंधित, उसके अगेंस्ट जिन देशों ने माफ़ी मांगने की बात कही थी कि माफ़ी मांगी जाए, उस देशों में सबसे पहले कतर ही था। लेकिन देखो अभी इंडियन सरकार के पास में क्या ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं कि एक तो कोर्ट में ही, मतलब लीगल तरीका ही अख्तियार किया जाए, हायर कोर्ट में अपील फाइल की जाए, या फिर केस को डिप्लोमेटिकली सोल्व किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन ये है हायर लेवल पे, जैसे प्रधानमंत्री के लेवल पे बात की जाए और रिक्वेस्ट किया जाए कि इन 8 ऑफिसर्स को माफ़ी दे दी जाए, या फिर इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जाए क्लीमेंसी के लिए, मतलब मर्सी के लिए। तो ये सारे ऑप्शन से इंडिया के पास हैं अभी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी इन 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को रिहा करवाने के लिए और भारत लाने के लिए। लेकिन देखो पूरा जो ट्रायल चलाना, कतर ने पूरा ट्रायल बिल्कुल सीक्रेसी में चलाया। पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। आरोप क्या है, क्या एविडेंस है। कतर का कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि इन्होंने इजराइल को इंफॉर्मेशन दी है सबमरीन से संबंधित, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मिस्ट्री है पूरी तरह से कैसे ये ट्रायल चला, क्या आरोप हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इन फॉर्मर ऑफिसर्स को कैसे भारत लेके आती है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इनकी कैपिटल पनिशमेंट को कमूट कर दिया जाए, जेल टर्म में बदल दिया जाए और ये फॉर्मर ऑफिसर्स अपनी जेल टर्म इंडिया में बिताएं। लेकिन तभी जब फाइनली इन पे आरोप साबित होता है, हायर कोर्ट से भी इनका केस रिजेक्ट हो जाता है, तब भी ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि ये सजा इंडिया में ही काटें और इनको कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक एथिक्स का टॉपिक हम निपटा देते हैं जल्दी से। सोसाइटी का क्या रोल होता है वैल्यूज के इनकलकेशन में। जबरदस्त टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपका पूरा एथिक्स ही खत्म हो जाएगा, मजे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कैसे सोसाइटी के द्वारा वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि दूसरे अडल्ट्स में भी। सबसे पहला पॉइंट, देखो रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में। हर एक धर्म की कुछ वैल्यूज होती हैं। हिंदुइज्म धर्म की कुछ अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे टॉलरेंस, जब हमने एथिक्स और रिलीजन के बीच डिफरेंस समझा था। उसी प्रकार से इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, सभी धर्मों की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज हैं। तो विभिन्न धर्मों के लोग जब अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, धर्म के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो धर्म की वैल्यूज लोगों में भी आ जाती हैं। इस प्रकार से धर्म के द्वारा लोगों में वैल्यूज इनकलकेशन किया जाता है। इंडिया में तो देखो धर्म का जो बोलबाला है थोड़ा ज़्यादा ही है।
रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है वैसे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, गांधी जी ने ये बात बोली थी कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा गहराई से एम्बेडेड है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। देखो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेडिशंस या फिर कस्टम्स हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। जैसे देखो, रक्षाबंधन, करवा चौथ का व्रत, ये सब हमारी जनरेशन में तो नहीं स्टार्ट हुआ ना, न जाने कितनी जनरेशन से ये जो ट्रेडिशंस हैं वो चले आ रही हैं, और आने वाली जनरेशन्स में भी ये जो ट्रेडिशंस या फिर कस्टम्स हैं ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये सब जो ट्रेडिशंस होते हैं ये भी किसी ना किसी वैल्यू के आधारित होते हैं। जैसे देखो, रक्षाबंधन जो है वो लॉयल्टी की वैल्यू पर आधारित है, उसी प्रकार से बाकी ट्रेडिशंस में भी कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर देखने को मिलेगी। और जब ये ट्रेडिशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, तो वैल्यूज़ भी उनमें इनकलकेट हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा है पॉलिटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। देखो, किसी भी समय उस देश की, उस रीजन की पॉलिटिक्स कैसी है, इससे भी सोसाइटी में लोगों का वैल्यूज़ इनकलकेशन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब देखो 2012 में अन्ना आंदोलन हुआ था, तो उस समय करप्शन के खिलाफ माहौल बना था, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के पक्ष में माहौल बना था। खास करके यूथ को इन सब वैल्यूज़ की कीमत पता लगी थी, इन सब वैल्यूज़ के बारे में पता लगा था। उसी प्रकार से जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के अगेंस्ट मूवमेंट चली। उस मूवमेंट में लीडर्स के द्वारा फोकस किया गया लिबर्टी पर, डेमोक्रेसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। तो जब देखो इमरजेंसी के अगेंस्ट मूवमेंट में बार बार इन वैल्यूज़ पे फोकस किया गया, तो जो लोग इन वैल्यूज़ के बारे में नहीं भी जानते थे उनके मन में भी ये चीज़ें बैठ गईं। तो पॉलिटिक्स भी वैल्यूज़ का इनकलकेशन करती हैं। नेक्स्ट है इकोनमी। देखो, किसी भी देश की इकोनमी कैसी है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस देश में जो लोग रहते हैं उनमें कैसी वैल्यूज़ होंगी। जैसे देखो, जो सोशलिस्ट इकोनमी होती है, फॉर एग्जांपल यूएसएसआर की इकोनमी थी कोल्ड वार के दौरान, तो उस समय यूएसएसआर में क्योंकि कम्युनिस्ट रेजिम था, फोकस किया जाता था यूनिटी पर, इक्विटी पर, टेम्परेंस पर। टेम्परेंस मतलब अल्कोहल, शराब, इन सब चीज़ों से दूर रहना। तो यूथ में और बाकी लोगों में ये सब वैल्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलती यूएसएसआर में, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़, खास करके यूएसए ने कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया, लिबरलिज्म का मॉडल अपनाया, जहाँ पे सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता था, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, किस रेट पर बिकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों में क्रिएटिविटी, कंपटीशन, प्रोस्पेरिटी, ये सब वैल्यूज़ इनकलकेट हुई। तो मतलब इकोनॉमी कैसी होगी किस देश की, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस देश के लोगों में वैल्यूज़ कैसी होंगी। इसके बाद है मीडिया। 21वीं शताब्दी में मीडिया तो देखो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो। ये सब मीडिया लोगों की सोच पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मीडिया क्या चीज़ें दिखा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि लोगों की वैल्यूज़ कैसी होंगी। काफ़ी बार आपको पता है मीडिया क्या करता है, बुरे एलिमेंट्स को ग्लोरीफाई करता है। जैसे दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई किया जाएगा कि डॉन के काफिले में चलती हैं 50 गाड़ियाँ, डॉन जीता है लग्जरियस लाइफ। ये सब चीज़ें मीडिया को नहीं दिखानी चाहिए। मतलब आप समाज को क्या सिखाना चाहते हो किसी आतंकवादी को ग्लोरीफाई करके? ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मतलब कहने का ये है कि मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है आज के समय में बहुत ज़्यादा है। लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो शेप की जाती है मीडिया के द्वारा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे देश का मीडिया बार बार विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे की बात करेगा, बार बार इस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देगा, तो हमारे देश के लोगों में फ्रेटर्निटी की जो वैल्यू है वो इनकलकेट हो जाएगी कि सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देश का मीडिया हिंदू मुस्लिम की बात करेगा बार बार, और इवन एक धर्म के अंदर भी विभिन्न कास्ट की बात करेगा, तो फिर सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है।
मीडिया का रोल इतना ज़्यादा है वैल्यूज इनकलकेशन में, इसीलिए विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ताकि लोगों में अपनी पसंद की वैल्यूज को इनकलकेट किया जा सके और उसका फायदा पॉलिटिक्स में उठाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी। देखो, सोशल और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इन्वायरमेंट की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एक कॉमन काज के लिए यानी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लोगों को मोबिलाइज करती हैं, उनको एनकरेज करती हैं कि आप ना सिर्फ जागरूक हो बट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप आगे भी आओ, प्रोटेस्ट भी कीजिए। तो जैसे जैसे जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर करते हैं, बाकी लोगों को कन्विंस भी कराने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए। तो ऐसे ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी लोगों में वैल्यूज़ इनकलकेट करती हैं। जैसे देखो, जन लोकपाल मूवमेंट चली थी 2013 में, तो इस मूवमेंट ने ज़्यादा लोगों में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का काम किया। इसके बाद नेक्स्ट है लोकल कम्युनिटी। देखो, हर एक लोकल कम्युनिटी की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है डोंगरिया कोंद ट्राइबल कम्युनिटी का, उड़ीसा की ये ट्राइबल कम्युनिटी है। इनके लिए देखो, नियमगिरी माउंटेन काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, इवन जॉब से भी ज़्यादा और लाइवलीहुड से भी ज़्यादा। तो नियमगिरी माउंटेन में जब माइनिंग प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने की बात आई थी तो डोंगरिया कोंद ट्राइबल ने उस प्रोजेक्ट का काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से विरोध किया था। ठीक इसी प्रकार से हर एक लोकल कम्युनिटी की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और जब कम्युनिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उठते बैठते हैं, तो एक कम्युनिटी के एक मेंबर से दूसरे मेंबर में सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से वो जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। देखो, समाज में अलग अलग फील्ड्स में लीडर्स होते हैं, जैसे सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिक लीडर्स, हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स में लीडर्स होते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों में। तो इन लीडर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी फॉलो करने की कोशिश की जाती है विभिन्न लोगों के द्वारा और इन लीडर्स के फॉलोअर्स के द्वारा। जैसे देखो, महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में वो शांत रहते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी के जो फॉलोअर्स हैं वो इनसे ये वैल्यू इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वेरियस जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोगों की वैल्यूज़ पर इम्पैक्ट डालते हैं हर एक सेंस में, जैसे ड्रेसिंग सेंस में, ईटिंग सेंस में, और कैसे बिहेव किया जाए इवन इस सेंस में भी। एक प्रकार से विभिन्न लीडर्स की ये जो अथॉरिटी होती है, मैक्स वेबर इस अथॉरिटी को नाम देते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और इसी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है उनके फॉलोअर्स के ऊपर, इसे नाम दिया जाता है मैक्स वेबर के द्वारा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और इसी अथॉरिटी की सहायता से विभिन्न लीडर्स जो हैं वो सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कैसे सोसाइटी के द्वारा वैल्यूज़ इनकलकेशन किया जाता है। इसके बाद हम अगर ये डिस्कस करें सोसाइटी की स्ट्रेंथ क्या है वैल्यूज़ इनकलकेशन में, देखो, सबसे पहली स्ट्रेंथ है स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। सोसाइटी ऐसी वैल्यूज़ लोगों के अंदर इनकलकेट करती हैं जो कि सोसाइटी से मैच होती हों, और अगर विभिन्न लोग उन वैल्यूज़ को फॉलो करें तो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी यंग पर्सन्स को ये सिखाती है कि आप ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का पालन करो, आप बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करो, आप क्रिमिनल गतिविधियों में पार्टिसिपेट ना करो, ये धर्म के भी अगेंस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सारी वैल्यूज़ जब खास करके यूथ को सिखाई जाती है तो पीस मेंटेन रहती है और ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़ हैं उनका भी इनकलकेशन होता है यूथ में। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी। देखो, सोसाइटी में आपको पता है विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब कोई इंडिविजुअल समाज में रहता है तो अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग वेज से वो सब वैल्यूज़ उस इंडिविजुअल में इनकलकेट होती हैं। इवन इंडिविजुअल को चॉइस भी मिलती है कि जो वैल्यू वो इनकलकेट करना चाहता है
जो वैल्यू वो अडोप्ट करना चाहता है अडोप्ट कर सकता है, जो इग्नोर करना चाहता है वो इग्नोर भी कर सकता है। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। देखो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि समाज में उसकी एक्सेप्टेंस हो, समाज में उसको रिस्पेक्ट मिले। तो इसी वजह से वो इंडिविजुअल उन वैल्यूज को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है जिनकी रिस्पेक्ट है समाज में। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर समाज में इस चीज़ की रिस्पेक्ट है कि आप अपनी बेटियों के लिए कुछ करते हो, तो फिर कोई इंडिविजुअल अपनी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा ताकि समाज में उसको एक्सेप्टेंस मिले, समाज में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े, क्योंकि समाज में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि सभी पेरेंट्स अपनी अपनी डॉटर्स के लिए कुछ करें। तो सोशल इन्फ्लुएंस भी एक मेजर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से सोसाइटी वैल्यूज इनकलकेट कर पाती है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट। देखो सोसाइटी के अपने इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज भी होते हैं कि इंडिविजुअल्स अगर वैल्यूज, समाज की वैल्यूज को फॉलो करें तो उनको इंसेंटिव मिलता है। जैसे हमने डिस्कस किया, सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, समाज में उन लोगों की जो इज्जत है वो बढ़ती है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल समाज में समाज के द्वारा एडोप्टेड वैल्यूज को नहीं फॉलो करता है तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे हालांकि ये गलत है, कुछ सोसाइटीज़ में आपको पता है अगर अलग अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं आपस में तो फिर उनका सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है। तो ये एक तरीका है वैल्यूज़ इनकलकेट करने का कि आप समाज की वैल्यूज़ को अगर अडोप्ट करोगे, उस हिसाब से आप बिहेव करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, समाज में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप समाज की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो आपको बाइकआउट का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक मेथड है पनिशमेंट का। समाज दूसरे तरीकों से भी पनिश करता है उन लोगों को जो समाज की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। देखो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे टीचर्स, लीडर्स, सेलिब्रिटीज़, रिलीजियस लीडर्स, इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर। लोग इन लीडर्स की टीचिंग्स को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं, बात मानते हैं लोग इन सब लोगों की। तो ये भी समाज की एक स्ट्रेंथ है वैल्यूज़ इनकलकेशन में। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है, रुकावटें क्या हैं सोसाइटी के सामने जो आती हैं जब सोसाइटी वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहली रुकावट हेट्रोजिनिटी। देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, समाज में अलग अलग तबकों के लोग रहते हैं। वैसे तो ये स्ट्रेंथ भी है, अलग अलग तबकों के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल के पास एक फ्रीडम रहती है, वो कौन सी वैल्यू को अडोप्ट करना चाहता है, कौन सी वैल्यू को इग्नोर करना चाहता है। बट जब देखो अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं समाज में तो उनकी वैल्यूज़ में एक कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे देखो प्रेजेंट ईरा में स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक की जो वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, मेटेरियलिज्म मतलब भौतिक सुख सुविधाओं पर फोकस करना। तो इन दो वैल्यूज़ के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंडिविजुअल ये डिसाइड नहीं कर पाता कौन सी वैल्यू को फॉलो करना है, कौन सी वैल्यू को इग्नोर करना है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्सी। देखो समाज जो है वो काफ़ी तरह की बैकवर्डनेस से भी सफ़र करता है। जैसे पुराने समय में सती प्रथा को फॉलो किया जाता था, दहेज प्रथा आज भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो ना चाहते हुए भी ये जो चीज़ें हैं लोग अपने मस्तिष्क में, मन में बिठा लेते हैं और बाद में इनको भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो ये भी सोसाइटी के सामने एक रुकावट है कि ये जो बुराइयां हैं, एविल्स हैं, इनको विभिन्न लोग ना फॉलो करने लगें। नेक्स्ट है करप्शन। देखो वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, इनमें करप्शन भी काफ़ी देखने को मिलता है। खास करके पॉलिटिक्स में इवन धर्म के नाम पे कैसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बातें आपसे छुपी नहीं हैं। तो इस वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वेरियस लीडर्स के ऊपर से हट जाता है। इसके बाद इवन दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स या फिर रिलीजियस लीडर्स जो ईमानदार हैं वो भी अपनी बात जनता के सामने रखते हैं तो जनता को विश्वास नहीं होता। तो ये भी एक रुकावट है। इसके बाद नेक्स्ट है
मिसडायरेक्टेड। कई बार देखो समाज गलत चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए गलत तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट हो जाती हैं लोगों में। जैसे देखो आज के समय में रोट लर्निंग, यानी चीज़ों को याद कर लो, मार्क्स आ जाएंगे, मेटरलिज्म, समाज का इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। तो गलत चीज़ों पर फोकस होने के कारण समाज के जो लोग हैं वो इन वैल्यूज़ को इनकलकेट कर लेते हैं, जो कि है ही नहीं, मतलब ये वैल्यूज़ नहीं है, ये डिसवैल्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोवर्जन। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी समाज में इंटरेक्शन काफ़ी कम होती है, जो अकेलेपन के शिकार होते हैं, बाकी लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों में वैल्यूज़ इनकलकेशन मुश्किल हो जाता है, जो समाज में अलग थलग रहते हैं। नेक्स्ट है बूमरंग इफेक्ट। बूमरंग इफेक्ट में देखो क्या होता है, जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कराने की कोशिश करते हो तो बल्कि वो उस चीज़ के प्रति और ज़्यादा रिपेलेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल से सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मदर बच्चे को कहती है कि बेटा दूध पी लो। जैसे ही मदर बार बार कन्विंस कराने की कोशिश करती है, बल्कि बच्चा और ज़्यादा डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं बिल्कुल पीऊँगा ही नहीं। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है बूमरंग इफेक्ट। सोसाइटी में भी देखो काफ़ी बार अनरीजनेबल मेथड्स को अपनाया जाता है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा समझा नहीं जाता और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे फैमिलीज़ बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा शरारती हो जाते हैं और ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। ये भी एक रुकावट है सोसाइटी के सामने वैल्यूज़ इनकलकेशन में। तो देखो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि वैल्यूज़ इनकलकेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबी चलने वाली प्रोसेस है। इसको बहुत सारे एक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हर एक एक्टर के पास अलग तरह की वैल्यूज़ होती हैं ऑफर करने के लिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका रोल होता है वैल्यूज़ इनकलकेशन में। उनमें से देखो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमने समझा। जैसे सोसाइटी का क्या रोल है वैल्यू इनकलकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है। देखो हमने ये भी समझा हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस भी है वैल्यूज़ इनकलकेशन में। तो कुल मिला के जो ये वैल्यू इनकलकेशन का काम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बड़ा है। इसमें बहुत सारी डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं और ज़रूरी बहुत है वैल्यूज़ इनकलकेशन। ये तो हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस भी किया कि वैल्यू इनकलकेशन ज़रूरी क्यों है। खैर इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। इस डिस्कशन के आधार पर देखो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एथिक्स का। डिस्क्राइब ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज इन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। प्री का क्वेश्चन आज आपको नहीं अटेम्प्ट करना, कोई आज खास प्री का क्वेश्चन बन नहीं रहा था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं मंडे को और कल रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।